Hello, good morning, dear students. Today we'll continue this chapter Kings, Farmers, and Towns, Early States and Economic. And now discuss the next point. Next point is Town and Trade. इनके टाउन और ट्रेड के बारे में अपन डिटेल से समझते हैं कि इनके ट्रेड के लिए कौन कौन से रूट्स का यूज़ करते थे, या फिर इनका जो ट्रेड था वो कौन से व्यापारिक मार्गों द्वारा ईजी होता था। इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। एंड बच्चों, आपने ये तो पढ़ा ही है कि जो 16 महाजनपद दिए हुए थे उनकी अपनी अलग अलग एक कैपिटल हुआ करती थी, उनकी अलग अलग राजधानी थी। मेजर टाउन वर लोकेटेड अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ये जो मार्ग थे, ये जो टाउन्स थे वो सभी कम्युनिकेशन मार्ग पर बसे हुए थे। सम सच एज पाटलिपुत्र वर ऑन रिवराइन रूट्स। पाटलिपुत्र जैसे नगर थे वो नदी के किनारे बसे हुए थे। एंड सम वेयर नियर द कोस्ट फ्रॉम वेयर सी रूट्स। एंड मैनी सिटीज लाइक मथुरा बस्ट लाइन सेंटर्स ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। मथुरा जैसे जो सिटीज़ थी वो व्यावसायिक या फिर कल्चरल, सांस्कृतिक या फिर पॉलिटिकल गतिविधि के सेंटर्स माने गए हैं। नेक्स्ट, ए वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सकवेशन इन दीज एरियाज। फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के आर्टिफैक्ट प्राप्त हुए हैं। दीज इंक्लूड फाइन पोट्री बाउल्स विद ए ग्लोसी फिनिश नोन एज नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वर प्रोबेबली यूज्ड बाई रिच पीपल। And ornaments, tools, weapons, vessels, figurines made of a wide range of material: gold, silver, copper, bronze, ivory, glass, shell and terracotta। इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी में मिट्टी के बाउल और थालियाँ मिली है जिन पर ब्लैक पॉलिश्ड है, और माना जाता है कि इनका यूज़ है वो रिच पीपल ही करते थे। साथ ही सोने, चांदी, तांबा, कांस्य, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। एंड बाय द 2nd century BCE we find short votive inspirations in a number of cities, sometime guilds or श्रेणीज organization of craft producers and merchants are mentioned as well। एंड 2nd century तक आते आते हमें कई नगरों में छोटे छोटे वोटिव इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। इसमें दाता के नाम के साथ साथ उसके प्रोड्यूसर का भी उल्लेख मिलता है। फ्रॉम द 6th century BCE land and river routes crisscrossed the subcontinent and extend in various directions. Rulers often attempted to control the routes, possibly by offering protection for a price। 6th century से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्ग या भूमार्ग का मानो क्राइस क्रॉस्ड यानी जाल ही बिछ गया था। एंड एक्सटेंड इन वेरियस डायरेक्शन, और कई दिशाओं में फैल गया था। एंड शासकों ने इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी, और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन भी लेते थे। एंड दोज हु ट्रेवल्ड दीज रूट्स इंक्लूड पैडलर्स who probably travelled on foot and merchants who travelled with caravans of bullock carts and pack animals। इन रूट्स पे चलने वाले व्यापारियों में जो पैदल चलने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। इट्स मीन्स इन मार्गों से जो ट्रेड होता था वो या तो पैदल जो व्यापारी चलते थे वो, या फिर बैलगाड़ी से, या फिर हॉर्स वगैरह होते थे उनसे ये लोग
इन मार्गों से व्यापार करते थे। अनेक प्रकार का सामान था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। इनमें अगर देखें स्पेशली पेपर वर इन विद डिमांड इन द रोमन। पेपर होती है काली मिर्च। रोमन एम्पायर एज वेल टेक्सटाइल एज एंड मेडिसिनल प्लांट एंड दीज वर ऑल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू द मेडिटेरेनियन। रोमन एम्पायर में काली मिर्च जैसे मसाले या फिर कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी और इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। एंड एक्सचेंज वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स। पंच मार्केट कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। 6th century BCE were amongst the earliest to be minted and used। कॉइन्स के यूज से ट्रेड था वो कुछ हद तक इजी हो गया था। अगर कॉइन्स की बात करें तो सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्कों को डाला गया था, यानी सबसे पहले चांदी और सोने के सिक्कों का यूज़ किया गया था और इन्हीं सिक्कों से ट्रेड है वो थोड़ा आसान हो गया था। बिकॉज पूरे उपमहाद्वीप में जो भी खुदाई हुई थी उसके दौरान सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं। एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट्स वर मेड टू आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ पंच मार्केट कॉइन्स विद स्पेसिफाई रूलिंग डायनेस्टिक। पंच मार्केट सिक्कों पर जो सिंबल बने हैं उन्हीं सिंबल को मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। एंड स्पेशली मौर्य वंश के राजाओं ने सिक्के जारी किए थे सबसे पहले, पंचमार्क सिक्के। द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेज ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक who established control over the northwestern part of the subcontinent 2nd century BCE। शासकों की प्रतिमा या फिर उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने 2nd सेंचुरी BCE में उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर नियंत्रण स्थापित किया था। इंडो ग्रीक शासकों ने इन्होंने ही सबसे पहले अपनी फ़ोटो और नाम के साथ सिक्के चलाए थे। एंड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड 1st सेंचुरी CE बाय द कुशान्स। सोने के सिक्के का सबसे पहले यूज़ 1st सेंचुरी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने चलाए थे 1st सेंचुरी ईस्वी में। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ गोल्ड कॉइन इंडिकेट्स द enormous value of the transactions that were taking place। सोने के सिक्कों का व्यापक प्रयोग के संकेत मिलते हैं कि ये जो सिक्के थे वो बहुमूल्य धातुओं या फिर भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता होगा। Some of the most splendid gold coins were issued by the Gupta rulers from 6th century CE onwards। Find of gold coins tapers off। The most spectacular gold coins, सबसे सुंदर सोने के सिक्के, सबसे भव्य या फिर सुंदर सिक्कों में से कुछ सिक्के हैं वो गुप्त शासकों ने जारी किए थे। बिकॉज इनके जो आरंभिक सिक्के थे उनमें जो गोल्ड था सबसे उत्तम गोल्ड माना जाता है। सबसे पहले सोने के सिक्के तो कुषाण शासकों ने चलाए थे और अगर सबसे अच्छे गोल्ड के सिक्के यानी टेपर कॉइन यानी गोल्ड कॉइन ऑफ टेपर मतलब सबसे अच्छे गोल्ड के सिक्के वो गुप्त शासकों ने चलाए थे। इनके सिक्कों में जो सोना था वो सबसे हाई क्वालिटी का सोना था। कॉइन्स वर आल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स सच एज दैट द योधेय और पंजाब एंड हरियाणा 1st सेंचुरी CE। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में
जैसे क्षेत्रों के योद्धे गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। इट्स मीन्स कि पंजाब और हरियाणा के जो क्षेत्र हैं उनमें भी सिक्कों का प्रचलन था। ये 1st सेंचुरी ईस्वी की बात है। एंड देन नेक्स्ट, रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन साउथ इंडिया. It is obvious that network of trade were not confined within political boundaries. South India was not part of the Roman Empire, but there were close connections through trade. इसके अलावा दक्षिण भारत की साउथ इंडिया की अनेक साइट्स से बड़ी संख्या में रोमन कॉइन्स मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापारिक या फिर राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था। जो नेटवर्क ऑफ ट्रेड था वो व्यापारिक बाउंड्रीज मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज से बंधा हुआ नहीं था। रोमन एम्पायर से पता चलता है कि ये जैसे विदेशों से भी व्यापार करते थे, इनके लिए कोई भी बाउंड्री निर्धारित नहीं की गई थी। बिकॉज साउथ इंडिया है वो रोमन साम्राज्य के अंडर में अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था, सो इसीलिए यहाँ से रोमन कॉइन्स भी मिले हैं। तो हमें ये इसके एविडेंस देते हैं कि व्यापार है वो अदर कंट्रीज से भी किया जाता था। एंड देन नेक्स्ट, बैक टू बेसिक, हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड, कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम अदर थिंग्स के अलावा इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी स्टडी कर रहे थे, बट हिस्टोरियंस को ये कैसे पता होता है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है उस पर क्या लिखा होता है, इसके बारे में अपने डिटेल से जानेंगे। डेशिफ्रिंग ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। Most scripts used to write modern India languages are derived from Brahmi. The script used in most Ashoka inscriptions. It was only offer decide of Penest king. Investigation by several epigraphists that James Princeton was able to decipher अशोका ब्राह्मी इन 1838। आधुनिक इंडियन लैंग्वेज में यूज़ लगभग सभी स्क्रिप्ट्स का मूल है वो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। एंड ब्राह्मी लिपि का यूज़ है वो अशोक के अभिलेखों में किया गया है। फिर भी कई दशकों के बाद जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल लिया था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का सफल प्रयास जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में किया था और यह लिपि अशोक के अभिलेखों में लिखी गई थी। एंड नेक्स्ट, हाउ ख्रोस्टी वाज रीड, ख्रोस्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। ब्राह्मी और ख्रोस्टी है ये लिपियां हैं जो कि अभिलेखों में प्रयुक्त की गई थी। तो एंड नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ख्रोस्टी लिपि को रीड कैसे किया गया। ख्रोस्टी इज द स्क्रिप्ट एंड इन इंस्पिरेशन इन द नॉर्थ वेस्ट द कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स हु रूल्ड ओवर द एरिया 2nd and 1st सेंचुरी BCE। नॉर्थ वेस्ट के अभिलेख है उसमें ख्रोस्टी लिपि को लिखा गया है। एंड ख्रोस्टी लिपि को पढ़ने की स्टोरी है वो ब्राह्मी से थोड़ी अलग है, बिकॉज इस क्षेत्र में शासन करने वाले जो इंडो ग्रीक राजा थे उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में थोड़ी आसानी हुई थी। जो इंडो ग्रीक शासकों के जो सिक्के मिले हैं उनमें राजाओं का नाम है वो यूनानी या फिर ख्रोस्टी लिपि में लिखा गया था। यूनानी लैंग्वेज को पढ़ने वाले जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने इन अक्षरों का मैच किया है। एंड विद प्रिंसिप आइडेंटिफाई द लैंग्वेज ऑफ द ख्रोस्टी इंस्क्रिप्शंस एज प्राकृत, इट बिकेम पॉसिबल टू रीड लॉन्गर इंस्क्रिप्शंस एज वेल।
प्रिंसेप ने जो खरोष्टी में लिखे गए जो इंस्क्रिप्शंस थे उनकी लैंग्वेज को पहचान कर उनकी लैंग्वेज की पहचान प्राकृत रूप में की थी। प्राकृत एक लैंग्वेज है, इसलिए लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना इजी हो गया था। एंड नेक्स्ट देखें कि जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनसे हमें क्या क्या एविडेंस प्राप्त होते हैं। Epigraphists and historians, after examining all these inscriptions and finding that they match in terms of content, style, language and paleography, come to a conclusion। जो हिस्टोरियन या एपिग्राफिस्ट है उनके काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए उनकी लैंग्वेज कंटेंट ध्यान से समझें। एंड मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम के राजा का उल्लेख मिलता है जो कि अशोक मौर्य का माना जाता है। अशोक का नाम अभिलेखों में अशोक मौर्य नहीं मिलता, प्रियदर्शी नाम से मिलता है। अशोक यूज्ड टाइटल अडॉप्टेड देवा नाम प्रियदर्शी। अशोक ने देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि को यूज़ किया था, अर्थात देवताओं का प्रिय। अशोक का नाम अभिलेखों में यही मिलता है और इनके अभिलेखों में इनकी उपाधियों के नाम भी मिलते हैं। एंड कुछ अभिलेखों में इसका नाम अशोक भी मिलता है। इसी से हिस्टोरियन ने पता लगाया है कि जो देवा नाम प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी नाम है वो अशोक मौर्य का ही माना जाता है। हिस्टोरियंस हैव टू कॉन्स्टेंटली असेस स्टेटमेंट्स मेड इन इंस्क्रिप्शंस टू जज वेदर दे आर ट्रू। इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि इनमें क्या लिखा है, क्या यह जो लिखा है वो सत्य है या फिर यह संभव हो सकता है ये बात या फिर यह बात संभव नहीं हो सकती। इन सब बातों का बार बार परीक्षण करना पड़ता है इतिहासकारों को अभिलेखों की लैंग्वेज को समझने के लिए। ये जो स्क्रिप्ट्स मिली है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है उनकी लैंग्वेज है वो प्राकृत लैंग्वेज मानी गई है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। इंस्क्रिप्शंस एविडेंस की लिमिटेशन क्या थी, ये जो साक्ष्य मिले हैं इनकी सीमा कहाँ तक थी, इसके बारे में कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।